हाय वेलकम ट्रेडर्स। हम लोगों ने ये सीरीज में पिछला वीडियो जो किया था जिसमें हम लोगों ने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया था और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे बनाया था कि ट्रेंड को कैसे फॉलो करें, पुल बैक के बाद वही ट्रेंड के डायरेक्शन में एंटर करें। आज वैसी ही और एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, मैं श्योर हूँ ये काफ़ी ज़्यादा लोग ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग तो समझिए कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट ब्रेकआउट ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक होता है लोगों का। तो आज हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे बात करने वाले हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मेरा सबसे फेवरेट सेटअप होता है वीकली ब्रेकआउट्स। जब वीकली आप ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करते हो प्राइस एक्शन के थ्रू या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स के थ्रू, मतलब बहुत वीक्स के हाई ब्रेक होता है, तो स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मैं वो ऐसे स्टॉक्स पसंद करता हूँ जहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ, अभी टेरिटरी खुल चुका है नया स्टॉक्स के लिए, या वीकली उसने बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग दिखाई है, तो बायर्स अगर उसमें है तो जनरली ये जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज होती है इसमें आप लॉन्ग सेटअप्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। शॉर्ट सेटअप्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट वाला स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक्स अगर लो टूट रहा है तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि उसको रीटेस्ट पे वापस शॉर्ट करो। ऑब्वियसली कंडीशन शॉर्ट्स के लिए भी सिमिलर होंगे जो हम लोग लॉन्ग के लिए ऑब्जर्व करने वाले हैं, बट या आप इसको लॉन्ग ओनली में थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा। बट हम लोग ये जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके लिए एक रोड मैप है, सो दैट आप आपकी भी स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड फ्रेम कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ इनफैक्ट आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसी में आपके कुछ फेवरेट सेटअप्स ऐड कीजिए, कुछ अल्टर कीजिए, आपके हिसाब से इसको ट्रेन कीजिए और आपके हिसाब से थोड़ा चेंज कीजिए। हम लोग करते हैं ना कि जैसे हम लोग सब चाय पीते हैं तो हर एक का एक अलग इसेंस होता है, मतलब द मेन कॉन्टेक्स्ट एक चाय पीना होता है, बट किसी को इलायची पसंद है, किसी को अदरक पसंद है, किसी को और कुछ मसाला पसंद होगा चाय वाला, तो आपको वो तब आपका चाय फेवरेट लगता है। वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग में भी अगर आप आपका कोई इसेंस उसमें डालते हो तो आपका कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइए चलिए हम लोग सेटअप देखते हैं, ये स्ट्रैटेजी की रूल समझते हैं, और इसमें आप आपके हिसाब से क्या चेंजेस करना चाहो आपको इमीडिएटली शायद समझ में आए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्कशन इसके पहले किया हुआ है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में प्राइजेस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना सीख जाते हो ना, आपको समझता है कि ये प्रीवियस जो लेवल थी वहाँ पे कैसे मार्केट हर बार रेजिस्ट कर रहा था, क्योंकि अगर मैं बाइंग वाले बात करूँ तो मुझे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखना चाहिए। तो मैं एक हैक आपको बता दूं कि अगर अब की बार समझो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस वहां पे पहुंचती है और वो अगर इमीडिएट ब्रेक करती है ना, तो प्रोबेबली मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता हूँ और शायद ना ट्रेड करूँ इमीडिएटली वो वाला ब्रेकआउट, या मैं मेरा पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम कर दूँ, क्योंकि ब्रेकआउट इमीडिएटली आ गया, मतलब जो लेवल थी वो इमीडिएट ब्रेक हो गई। मेरे लिए ऐसा कोई सेटअप बने वहां पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना, हम लोगों को ऐसा कुछ चाहिए जैसे प्राइस एक्शन की वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना, प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करना एक आर्ट है। अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस हॉल्ड करे थोड़ी देर, मतलब अगर कुछ वीक्स की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली अगर 2 से 3 वीक अगर प्राइस वहां पे हॉल्ड करके और फिर ब्रेकआउट आ रहा है, दैट इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट, क्योंकि एक्यूमुलेशन हुआ, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस को और वीक किया गया और फिर ब्रेकआउट आया, शायद उसके सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में या ब्रेक डाउन ट्रेडिंग में हमेशा बात होती है कि इसका फेलियर तो नहीं हो जाएगा। तो फेलियर के मैंने आज आपको एक हैक दे दिया है। वहां पे कंसोलिडेशन देखिए, अगर आप ऊपर ब्रेकआउट देख रहे हो तो रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व करो। ब्रेकडाउन दिख रहा हो तो ब्रेकडाउन पे भी आप यही ऑब्जर्व करो कि वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो शायद थोड़ा सा वो जो हम लोग बोलते हैं ना फेक मूव्स आती है, वो थोड़े अवॉइड हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लार्जर मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि हम लोग मोमेंटम की साइड है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली हम लोग वो मोमेंटम को तो वैसे ही गेज करने वाले हैं जैसे हम लोग जो इंडिकेटर्स हमारे पास ऑलरेडी है, उन्हीं में से आपका भी जो फेवरेट अगर इंडिकेटर अगर कोई बन गया होगा तो आप उसी में से ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को एक और अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स सी हमारी क्या कंडीशंस है। तो एंट्री फॉर लॉन्ग ट्रेड्स तो आपके साथ तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, अगर आप देख पा रहे हो तो हम वापस कंफर्मेशन लेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम से और फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको टाइम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। प्राइजेस क्लोजेस अबव द की रेजिस्टेंस विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है और वहां पे वॉल्यूम भी अभी अच्छा है, मतलब वॉल्यूम बड़ा है। RSI रिमेंस अबव 50, तो अभी ये वीकली RSI की बात हो रही है। यहाँ पे आप मैं बताऊंगा कि मूविंग एवरेज को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि
अगर मैं 50 ईएमए पकड़ूँ तो ये 50 वीक्स का एवरेज हुआ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एवरेज हो जाएगा। तो ईएमएस इतने मैटर नहीं करते। हाँ, जब आप वीकली चार्ट देखते हो, डेली चार्ट्स पे आप ईएमएस को देख सकते हो। वीकली चार्ट्स में ईएमएस आपने बहुत छोटे रखने चाहिए, लाइक 20 या 30 वाला ईएमए मोस्ट वाइडली यूज्ड है, बट अभी फिलहाल हम लोग वो यहाँ पे नहीं देख रहे। एमएसीडी शुड कंफर्म बुलिश मोमेंटम। तो वीकली चार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, कंडीशन हमारी क्या है, ब्रेकआउट हो जाना चाहिए विद इंक्रीज वॉल्यूम, आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए और एमएसीडी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, हम लोग आरएसआई और एमएसीडी को लेके थोड़ा सा इंक्लाइंड है। मैंने वो स्ट्रैटेजीज में ज़्यादा इंक्लूड किया है, तो आप भी आपके स्ट्रैटेजीज में यही दो इंडिकेटर्स को रख सकते हो, या ऐसे ही इनको इन कंजंक्शन यूज कर सकते हो, या आपके पास अगर और कोई इंडिकेटर है तो उसको अकॉर्डिंगली ही यूज कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, मैं डेली चार्ट पे मूव हो गया हूँ। अभी मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ फॉर माई एंट्री, क्योंकि मैं वीकली चार्ट से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, काम मैं डेली चार्ट से करवाने वाला हूँ। तो मेरा डेली चार्ट से काम क्या है कि आई एम वेटिंग फॉर अ पुल बैक। जो ब्रेकआउट लेवल था, मान के चलो 150 पे कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था वीकली, फिर ब्रेकआउट आ जाता है 155 160 चला जाता है, देन आई गो ऑन द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये 160 से वापस 150 आए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो मैं वो सपोर्ट पे डेली चार्ट पे रीटेस्ट चाहता हूँ, प्राइजेस पुल हो जाए, वहां पे आए ब्रेकआउट लेवल पे, वहां पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो, एंगल्फिंग बने या हैमर बने, ऐसा कोई बुलिश कैंडल बने कि जो अभी बता रहा है कि शायद पुल बैक खत्म हुआ है, यहाँ से यू टर्न मार के प्राइस वापस अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा। मुझे इतना कंफर्मेशन चाहिए। मेरा एंट्री ट्रिगर क्या है, एंट्री व्हेन द प्राइस रीटेस्ट एंड होल्ड्स, इफ इट होल्ड्स वॉल्यूम शुड रिमेन हायर। बस वहां पे बुलिश कैंडल आकी, ये मेरा एंट्री सिग्नल है। वो बुलिश कैंडल का जैसे ही फॉलो थ्रू आता है, आई कैन गेट इनटू द ट्रेड। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी आप लॉन्ग सेटअप लेते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टेक प्रॉफिट क्या है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस कंसोलिडेशन। जो प्रीवियस रेंज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में ऐसे ही पकड़ा कि 150 रुपए पे अगर कोई स्टॉक का ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये प्रीवियस कंसोलिडेशन कितने पॉइंट्स का था, मान के चलो 120 से लेके 150। अगर ये स्टॉक काफ़ी वीक से है, मतलब काफ़ी महीनों से है, अगर 120 से लेके 150 की रेंज में अगर कंसोलिडेट कर रहा था और अब की बार उसने ब्रेक किया है, बहुत बार तो एक एक दो दो साल का कंसोलिडेशन होता है, वो अगर ब्रेक करता है तो मुझे पता है प्रीवियस रेंज था 30 पॉइंट्स, अभी मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वही रेंज एग्जैक्टली ऑन द अपसाइड। तो 150 में भी मैं 30 पॉइंट्स ऐड करूंगा और मेरा ऊपर टेक प्रॉफिट होगा 180। वैसे मुझे मेरा टेक प्रॉफिट फर्स्ट मिला है, मेजर्ड मूव। सेकंड है द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस वहां पे अगर अवेलेबल है, वो अगर 190 या 200 पे, तो प्रोबेबली स्टॉक शायद 191 200 भी जा सकता है। तो वो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसमें क्या होता है, जो ब्रेकआउट लेवल होती है, लाइक 150 वाला मेरा ब्रेकआउट लेवल था, तो मैं 150 के थोड़ा से नीचे, या जो रीसेंट स्विंग लो था डेली टाइम फ्रेम जो बना था, वो मेरा स्विंग लो। तो या तो सबसे कॉमन है कि अगर मैं 30 पॉइंट्स का अगर मेरा टेक प्रॉफिट आया रेंज के हिसाब से, तो मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्स होना चाहिए। मैक्स 15 पॉइंट से अगर ऊपर है मेरा स्टॉप लॉस, तो मैंने ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इशू आ सकता है। तो चलिए स्टॉक्स के चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमें क्या ऐसा कोई स्टॉक दिखता है कि जहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था और फिर वो ब्रेकआउट हमें कैसे सस्टेन करने मिला, और इसको प्राइस एक्शन के थ्रू या वॉल्यूम कन्फर्मेशन के थ्रू हम लोग कैसे देख पाते थे। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए वीकली चार्ट लिया है वापस टाटा मोटर्स का, जो हम लोगों ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया था अभी हमारे और एक सेटअप के लिए पिछले सेशन में। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो प्राइस ने अच्छा मोमेंटम लिया, प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे पॉज लिया है और ये रेंज काफी अच्छा रहा है, लाइक 520 के आसपास काफी वीक रहा। ये 2021 में इसने हाई बनाया था। उसके बाद प्राइस पुल बैक हुआ, लगभग 380 390 तक गया, नीचे 370। उसके बाद वापस प्राइसेस आई ऊपर। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आपको वो कंसोलिडेशन या रीटेस्ट दिख रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पॉज कैंडल और फिर वो फॉलो थ्रू। तो हमें क्या चाहिए था, ब्रेकआउट के बाद पॉज, वहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन और फिर फॉलो थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे प्राइसेस ऊपर चलेगी। इसको हम लोग यहाँ पे एक देख लेते कि ये कब ब्रेकआउट आया था, शायद 8 मई को आया है। उसके बाद कौन सा पुल बैक आया है, वॉल्यूम्स कैसा रहा है। अभी वीकली पे तो हमें वॉल्यूम्स नहीं दिख पा रहा ठीक से, तो हम लोग डेली चार्ट पे जाके वहीं पे वॉल्यूम एक्टिविटीज देखेंगे। पर देखो जब ब्रेकआउट आया तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। रेजिस्टेंस के ऊपर गया प्रीवियस, वीकली एमएसीडी इज बुलिश, आरएसआई इज अबव 60। तो आरएसआई अबव 60, एमएसीडी बुलिश, दिस इज अ परफेक्ट वीकली सेटअप फॉर मी।
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली टाइम फ्रेम पे क्लिक करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए, तो देखो यही टाइम था वो। तो 8 मई के बाद हमें एंट्री मिली थी। 8 मई के बाद प्राइजेस अगर आप यहाँ पे देखो तो कंसोलिडेट की प्राइजेस, और कंसोलिडेशन के बाद देखिए ये कंसोलिडेट की, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट किया और यहाँ पे देखो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। बुलिश इंगल्फिंग के बाद प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे भी बाय करते लाइक 525, आपका रीसेंट जो स्विंग लो है 504, ये तो स्विंग लो होता मेरा स्टॉप लॉस, पर हम लोगों ने बात की थी जो भी मेरा मेजर्ड मूव होगा वो मेरा टारगेट है, उसका हाफ भी मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, तो वो हाफ शायद मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। अभी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे तो समझ में आया कि यहाँ पे शायद ब्रेकआउट है, मुझे MACD का सिग्नल चाहिए था, RSI का सिग्नल चाहिए था, प्रोबेबली ये कैंडल पे हमें MACD बुलिश ही था, उसके बाद ये शायद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चला गया, बट वंस मैंने एंट्री ले लिया तो मैं फिर MACD और RSI के पास नहीं दिख रहा हूँ, फिर मेरा टेक प्रॉफिट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं लूंगा। MACD ने तो वापस क्रॉसओवर दे दिया और मुझे प्राइस में अच्छा मोमेंटम मिला। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके मेजर्ड मूव कैलकुलेट कर लेते कि यहाँ पे कितना मेजर्ड मूव आना चाहिए था, क्योंकि जो डेप्थ था वो मेरे लिए ऊपर टारगेट था। तो अगर मैं यहाँ से मूव कैलकुलेट करूँ लाइक ये 380 से लेके ये कितना पॉइंट्स ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ से अगर ये ऊपर कैलकुलेट करूँ तो ये रफली रेंज है 145 पॉइंट्स का। तो 145 पॉइंट्स में मैं ऊपर 145-150 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम, इसलिए टारगेट ज़्यादा है मेरा, टाइम भी शायद ज़्यादा लग सकता है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग ज़्यादा वीक्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो 150 पॉइंट्स अगर ऊपर आता है तो मेरा स्टॉप लॉस उतना ही हो सकता है। तो इसमें से 520 पे अगर मैं 150 ऐड करूँ तो लगभग 670 मेरा टारगेट होना चाहिए था। तो ये तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, बट ये ठीक है, चलो मान के चलो। स्टॉक्स को हम लोग जब हाइंडसेट में एनालाइज करते हैं तो बहुत ईजी लगता है, बट आपको जब ट्रेड करना है प्रैक्टिकली उसको सामने, हो सकता है आपको ये तब टफ जाए, बट आपको आपके सेटअप पे ट्रस्ट करना है, आपको आपके सेटअप पे ट्रस्ट रख के वो ट्रेड उस दिन लेना है, सो दैट आप एक अकॉर्डिंगली बेटर ट्रेड ले रहे हो और आपकी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले रहे हो। आपको पता था आपका रिवॉर्ड इतना है। बहुत बार हमसे मिस्टेक ये होती है कि मेरा रिवॉर्ड कैलकुलेशन तो हो जाता है कि 150 पॉइंट का है, पर मैं शायद कम पॉइंट्स में निकल जाता हूँ, मैं 60 में निकलता हूँ, 40 में निकलता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सेटअप को नहीं फॉलो किया। मेरा जो सेटअप है अगर मैं उसी को फॉलो करते जाऊँ तो मुझे पता है कि मेरा सेटअप मुझे कहाँ पे टेक प्रॉफिट बोल रहा है या कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ पे मुझे एग्जिट बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक ट्रेड प्लान का होना एक ट्रेडर के लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसको अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल्स का। एनालिसिस मैंने कहा ना कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप आपके सेटअप को, आपके सिस्टम को फॉलो करते रहो। वीकली ब्रेकआउट्स हम लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं, स्कैनर से हमें वीकली ब्रेकआउट्स मिलेंगे, पर अगर हम लोगों ने रूल्स को डिफाइन कर लिया है, अगर हम लोगों ने रूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं ऐसे ट्रेड लेने वाला हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं मेरे ट्रेड्स को प्लान करूँगा और उसको राइड भी करूँगा। प्रोबेबली आप थोड़ा ज़्यादा राइड करो, आप आपका एग्जिट प्लान निकाल लो, पर अगर आपको आपके एग्जिट्स के साथ या आप आपकी एंट्रीज के साथ अगर प्ले अराउंड करोगे तो आप आपके सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हो, फिर आप एक होप ट्रेडर बन गए, आप स्टॉप लॉसेस को मूव कर रहे हो, आप आपके टारगेट्स को मूव कर रहे हो, इससे हम लोग वो डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं अचीव कर पाएंगे। शायद ये मूव मिस हो जाता अगर कोई अपने टारगेट से पहले ही अगर निकल जाता तो उससे, फिर उसको फोमो होता और फोमो में भी शायद हमें और लॉस मिल सकता था। आइए चले हम लोग बेरिश के लिए क्या सेटअप है, वाइस वर्सा उल्टा है, वैसे ही हम लोग बेरिश के लिए देखेंगे और फिर स्टॉक्स ढूंढ के देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने स्टॉक्स ढूंढना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मुझे मोमेंटम क्रॉसओवर्स मतलब बुलिश क्रॉसओवर्स, गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर्स के थ्रू स्टॉक्स मिल रहे थे स्कैनेक्स में। वैसे क्या स्कैनेक्स में ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे मैं वीकली ब्रेकआउट्स को ट्रैक कर सकूं? बेरिश सेटअप के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोग बुलिश सेटअप में बात कर रहे थे, तो बेरिश में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा? वापस वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए? प्राइस क्लोजेस बिलो द की सपोर्ट। वहां पे हम लोग की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज की बात कर रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए। कौन सा क्लोज होना चाहिए? वीकली वाला विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। RSI 50 के नीचे चाहिए, वहां पे RSI 60 के ऊपर चाहिए था वीकली वाला। MACD यहाँ पे बेरिश चाहिए, डाउन साइड वाला। देन वी विल मूव टू द डेली चार्ट, रीटेस्ट ऑब्जर्व करेंगे, पुल बैक ऑब्जर्व करेंगे, जो जोन था, सपोर्ट जो था अभी वो रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए। मैं रेजिस्टेंस पे जाने के बाद वहाँ पे एक बेरिश कैंडल का वेट करूँगा। बेरिश कैंडल आने के बाद प्रोबेबली हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे। एक स्विंग हाई जो है रीसेंट वो स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट जो भी हमारा प्रीवियस रेंज था उतना ही नीचे होगा। तो बेरिश मार्केट्स में ट्रेड करना वापस रिस्की है। हम लोगों ने लास्ट
वीडियो में भी डिस्कशन किया था, जब आप बेरिश ट्रेड्स लेते हो तो आपको डेरिवेटिव्स के थ्रू ट्रेड्स लेना पड़ता है। तो डेरिवेटिव्स कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क हायर दैन द नॉर्मल लॉन्ग ट्रेड्स। तो वो रिस्क को समझ के, डेरिवेटिव्स को रिस्क को समझ के ही शॉर्ट्स वाले ट्रेड लेना। हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं क्या हम लोग स्कैनेक्स के थ्रू ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। हम लोग वहाँ पे जाएंगे और हम लोग स्कैनेक्स में एक बार देखते हैं कि ऐसा कौन सा हमारे पास स्कैनर अवेलेबल है जो हमें वीकली ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। स्कैनेक्स के जब हम लोग होम पेज पे जाते हैं, स्क्रीनर्स पे, आप यहाँ पे अगर जाके टेक्निकल स्क्रीनर्स में जाओगे, मैंने टेक्निकल स्क्रीनर्स पे क्लिक किया है। हम लोगों ने ये 2 स्क्रीनर्स है, डेथ और गोल्डन, ये हम लोगों ने प्रीवियस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में देखे थे कि यहाँ से शायद हम लोगों को कुछ यूज हो सकता है। यहाँ पे ओवरबॉट RSI स्टॉक्स है, ओवरसोल्ड है, हम लोग फिलहाल RSI वाला कोई स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट्स ब्रेकडाउन है, ये है, और स्क्वीजिंग रेंज है, ये तो है। तो एक बार वीकली यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स में आपको दिखेगा 1 वीक हाई ब्रेकआउट, 1 वीक लो ब्रेकआउट्स, अब 4 वीक हाई ब्रेकआउट्स, यहाँ से भी आप स्क्रीन कर सकते हो। 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको 52 वीक हाई जहाँ जहाँ पे लगा है वो चार्ट मिलेगा। जैसे कि आज के अगर एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे आज जब मैं स्क्रीन कर रहा हूँ तो बजाज फाइनेंस ने 52 वीक हाई ब्रेक किया है। अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूँ तो मुझे ये दिखना चाहिए कि बजाज फाइनेंस का अगर वीकली चार्ट 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है तो मुझे इसका रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीकली तो कंफर्मेशन आ जाएगा शायद। तो अगर ये वीकली चार्ट है, अगर वीकली चार्ट्स में मैं ऑब्जर्व करूँ, यस, यहाँ पे देखो कितने वीक्स का कंसोलिडेशन था। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो इसने पहले ही तोड़ दिया था, लाइक 8233, ये लेवल के आसपास कहीं पे 8200, उसका रीटेस्ट भी है और शायद ये ऊपर भी है। आज बस ये 52 वीक हाई और फॉलो थ्रू दिखा रहा है, बट अगर आज भी अगर इसको देखें, यहाँ पे भी काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है। आप देखोगे तो RSI 70 गुड ओवरबॉट मोमेंटम है और MACD भी पॉजिटिव है। तो जनरली आपके पास ये वीकली में सेटअप तो आ रहा है, आपको डेली में जाके इसको टाइम करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू स्क्रीन स्टॉक्स। आप वीकली स्टॉक्स ऐसे भी स्क्रीन कर सकते हो। हम लोग अगर कोई बेरी स्टॉक ढूंढना चाहे तो वहाँ पे 52 वीक लो वाला देखेंगे, बट जब हम लोग लो की बात करते हैं, ब्रेकडाउन्स की बात करते हैं, आपको स्टॉक टॉप 200 वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ब्रेकडाउन्स की बात करें, शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज की बात करें, कहाँ पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा? हमें ट्रेड करना पड़ेगा FNO स्टॉक्स में, डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स में जो FNO में अवेलेबल है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में हम लोग शॉर्ट ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे। स्विंग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से और ब्रेकडाउन के हिसाब से वापस सेम रिस्क कैरी करेगा मार्केट, डेरिवेटिव्स में जाना होगा और डेरिवेटिव्स में हमें एडिशनल रिस्क आएगी। और तो शायद ये वाला स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि ये वाली स्ट्रैटेजी में आप थोड़े लॉन्ग ओनली ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। कंसोलिडेशन वाला ब्रेकडाउन यहाँ पे ना ट्रेड कीजिए। ब्रेकडाउन वाली नेक्स्ट जो एक स्ट्रैटेजी हमारी, उसमें शायद आप ब्रेकडाउन वाली स्ट्रैटेजी में जल्दी ट्रेड कर पाओ, क्योंकि जब आपको शॉर्ट ट्रेड लेने ना, आपके ट्रेड लोकेशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम आने के बाद शॉर्ट ट्रेड लेना मतलब थोड़ा मुश्किलात बन सकती है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई 52 वीक लो या कुछ वीक्स का लो टूटने के बाद ट्रेड कीजिए, तो शायद वो थोड़ा लंबा है। मैं खुद ही आपको बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए इस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी में। पर ऐसे आपको भी समझना चाहिए, हर बार जब आप स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करो तो आपको पता होना चाहिए ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग के लिए ज़्यादा सूटेबल है या शॉर्ट के लिए, या लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए सूटेबल है। अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड प्लान को बनाइए, अकॉर्डिंगली आपका ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर। क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम लोग ट्रेड प्लान बना तो ले, बट फिर लगता है कि नहीं अभी नहीं फॉलो करेंगे, तभी नहीं फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंटली सी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ट्रेड प्लान भी इसीलिए बना रहे हैं कि डिसिप्लिन लाना चाहिए। वैसा होता है कि अगर मुझे अगर बॉडी बनानी है तो वो जिम जाना होगा और वो कंसिस्टेंटली जाना होगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि अगर मैं एक दिन जाऊँ तो बॉडी बन जाए, या एक दिन डाइट करूँ तो पेट कम हो जाए या वेट कम हो जाए, तो वो नहीं होता है। आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है। मार्केट में भी वैसा करना पड़ेगा। अगर कैपिटल को भी ग्रो करना है, कैपिटल को सेफगार्ड भी करना है, तो ये सारे सेटअप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। जो लूजिंग वाला फेज है ना, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। वो सेटअप्स को, वो अपने ट्रेड लॉक्स को मेंटेन करना होगा, और उस दिन हम प्राउडली लिख पाए हमारे ट्रेडिंग जर्नल में कि मैंने सेटअप को फॉलो किया था, पर शायद ट्रेड अकॉर्डिंगली नहीं वर्क किया, पर ना मैंने स्टॉप लॉस हिलाया, ना मैंने एंट्री लेट ली, कुछ गलत नहीं किया। सेटअप की तरह था, बट ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो सकता है, बट एज ए ट्रेडर हम लोगों ने नहीं फेल होना है। तो हम लोग वो टॉप 9% में आ सकते हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.